Hello students, so welcome back to our channel with our next chapter of book Flamingo, and the chapter number is 7, the second last chapter of this book na, of Flamingo, and the name of chapter is The Interview. सो इसमें जो है वो इंटरव्यू के बारे में ही जो है ऑथर ने बताया है कि कैसे कुछ बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो है, चाहे वो ऑथर हैं, हीरो हीरोइंस हैं, इनके VVIPs हैं, तो कैसे वो लोगों के बीच मन में जो है कई, सभी नहीं, कुछ लोगों के मन में जो है वो कैसे एक इंटरव्यू जब वो देते हैं तो वो कैसे उनके मन में जो है वो कुछ डर सा रहता है. ठीक है, सो लेट्स हैव सम लाइन्स अबाउट आवर ऑथर. So Christopher Sylvester was the student of history of Peterhouse, Cambridge. So Cambridge में एक student थे वो. He was a reporter for Private Eye for 10 years and has written features for Vanity Fair. तो 10 years तक जो है वो Private Eye नाम के एक उसमें Vanity Fair के लिए जो है वो रिपोर्टर थे. Following is an excerpt taken from his introduction to the Penguin Book of Interviews, an anthology from 1859 to the present day. तो ये एक छोटा सा पार्ट लिया हुआ है. तो उन्होंने जो है वो जैसे एक इंटरव्यू जैसे लेते हैं, तो पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ में कलेक्शन है इंटरव्यूज़ की, तो उसमें से छोटा सा जो है एक पार्ट जो है उन्होंने लिया है. सो फर्स्ट पार्ट का है इसका. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. तो कहते हैं 130 साल जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो इंटरव्यू के हो गए हैं और जर्नलिज्म का एक कॉमन प्लेस है. आज पेपर में भी देखो तो जैसे अब थर्सडे वगैरह को जो है वो आते हैं ना, कईयों के इंटरव्यूज़ वगैरह आते हैं अलग अलग जैसे, तो कहते हैं ये कॉमन प्लेस हो गया है जर्नलिज्म का कि किसी की इंटरव्यू लेना. Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their lives, while from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. तो कहते हैं जो लिटरेट हैं, चाहे थोड़े पढ़े हैं चाहे ज़्यादा पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो है वो कुछ किसी ना किसी के इंटरव्यू जो है वो पढ़ते हैं. और कहते हैं कि एक साल में जो है कई सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इंटरव्यू देते हैं. कई बार तो उनकी बार बार इंटरव्यू जो है वो होती है. आजकल तो चलो प्रिंट मीडिया के साथ साथ टीवी वगैरह में जो है वो इंटरव्यू होती है, वो तो डायरेक्ट हम देखते ही हैं ना. सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली. सो कहते कि ये सरप्राइजिंग है, सबका जो है अलग अलग ओपिनियन है, सोच है इंटरव्यू के बारे में. उसका क्या फंक्शन है, उसके क्या मेथड्स हैं, उसके क्या मेरिट्स हैं या डीमेरिट्स कई बोलते हैं, तो सब कुछ जो है वेरी करता है, डिफरेंट होता है सभी का सोचना. Some might make quite extravagant claims for it as being in its highest form a source of truth and in its practice an art. तो कुछ तो ये सोचते हैं कि ये बहुत ही अच्छा सोर्स है किसी के बारे में सच जानने का, और एक आर्ट भी है किसी की इंटरव्यू लेना या इंटरव्यू देना. Others, usually celebrities, who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that if it somehow diminishes them, just as in some primitive cultures it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. तो कहते कि अगर दूसरी तरफ इसको देखें कि सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात करें जो कि विक्टिम्स होते हैं, वो विक्टिम सोचते हैं अपने आप को. कई लोग ऐसे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो विक्टिम सोचते हैं कि एज इनकी एक तरह की उनकी लाइफ में कोई इंट्रूड कर रहा है, कोई दखल अंदाजी कर रहा है, बिना सोचे समझे उनकी लाइफ में झांकने की कोशिश कर रहा है. और कई जो है वो तो इतना ज़्यादा इससे जो है वो हिचकिचाते हैं कि जैसे वो सोचते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में लोग जो थे ये सोचते थे कि अगर उनकी पोर्ट्रेट जो है, उनकी फ़ोटो जो है कोई खींच ले, कोई ले ले, तो ऐसा लगता था कि वो सोचते थे कि उनकी बॉडी से उनकी आत्मा जो है वो खींच रहा है. तो पुराने ज़माने में लोग ऐसा सोचते थे. तो कई लोग जो है इंटरव्यू देने में ऐसा हिचकिचाते हैं.
V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lost a part of themselves. तो एक V.S. नायपॉल हैं जो कि कॉस्मोपॉलिटन राइटर हैं, तो कई सारी इन्होंने डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ जो है वो इन्होंने देखी हैं। तो वो सोचते हैं, उनका सोचना क्या है कि कई जो है वो इंटरव्यूज़ जिनकी लेते हैं लोग ना, तो वो ये सोचते हैं कि वो जो है इतना ज़्यादा वाउंड हो जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा अंदर से वो ज़ख्मी अपने आप को फील करते हैं कि ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ का कॉन्फिडेंस ही जो है वो खो चुके हैं। लुइस Carroll, the creator of Alice in Wonderland, was said to have had a just horror of the interviewer and he never consented to be interviewed. तो आपने सुनी होगी, बुक पढ़ी भी होगी, सीरियल भी ऐसे कार्टून जैसे बोल सकते हैं। एलिस इन वंडरलैंड जो है जिन्होंने लिखा है, तो कहते हैं वो देख लो इतनी फेमस जो है वो उनकी वो है बुक हुई है, इतने बड़े क्रिएटर हैं लुइस कैरल। तो कहते कि उनको इंटरव्यू का जो है इतना ज़्यादा हॉरर था, इतना ज़्यादा उनको डर था कि उन्होंने कभी इंटरव्यू दी ही नहीं। It was his horror of being lionized that which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with such satisfaction and amusement. तो ये सब जो है उनके लिए इतना ज़्यादा हॉरर एक तरह से अपने आप को वो फील करते थे, इतना ज़्यादा आतंक था उनके दिल में कि सबसे ज़्यादा उन्हें जो इनकी सबसे ज़्यादा उनको जो है जानने वाले लोग थे, इंटरव्यू लेने वाले लोग, ऑटोग्राफ लेने वाले लोग, इनकी जब भी लोग ज़िद करते थे तो वो हमेशा उनको जो है वो अपने से दूर रखना चाहते थे। ठीक है, सो and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. और फिर उन्होंने जो है लोग, क्योंकि अब जब वो ऑटोग्राफी नहीं देते थे या फिर इंटरव्यू नहीं देते थे, तो उन लोगों को चुप करने के लिए उन्होंने इससे रिलेटेड कई सारी स्टोरीज़ जो है वो लिखनी शुरू की। और जब उन्होंने स्टोरीज़ वो उनकी छपी तो काफ़ी लोग जो है वो इतने ज़्यादा सेटिस्फाइड हुए और उनकी बातों से बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक तरह से हैरान भी हुए। Rudyard Kipling expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer. तो रूडयार्ड किपलिंग जो थे उन्होंने तो और भी ज़्यादा जो है उनको जो है इनसे भी ज़्यादा जो था वो डर लगता था अपनी की इन रिपोर्टर्स से, और वो कहते कभी भी उन्होंने जो है अपनी इंटरव्यू जो है वो नहीं दिया। His wife Caroline writes in her diary for 14th October 1892 that their day was wrecked by two reporters from Boston. जहाँ तक कि एक बार उनकी वाइफ 14 अक्टूबर 1892 में जो है उनकी वाइफ कैरोलिन ने जो है अपनी डायरी में लिखा कि दो रिपोर्टर्स जो कि बोस्टन से आए थे उन्होंने उनका जो है वो दिन ही खराब कर दिया। She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed? Because it's immoral." तो उन्होंने सुना अपने हस्बैंड को जो है उन्होंने ये कहते हुए सुना कि मैं इंटरव्यू देने से किस लिए इनकार करता हूँ, किस लिए जो है वो मना करता हूँ, क्योंकि यह इमोरल है, मतलब कि सिविलाइज नहीं है एक तरह से। Why do I refuse to be interviewed? Because it is more immoral. It is crime, just as much of a crime as an offense against and my person, as an assault, and just as much merits punishment. तो कहते क्योंकि एक तरह का ये सोचता हूँ कि ये जो है एक तरह का अपराध है, एक तरह का क्राइम है, उतना ही बड़ा क्राइम है जितना कि एक आदमी के साथ जो है वो ज़बरदस्ती उससे जो है कोई क्राइम करवाया जाए और उस पर जो है कोई भी हम जो है कोई असॉल्ट नहीं कर सकते, हम उस पर जो है एक तरह से पनिशमेंट उसको जो है वो दे रहे हैं, तो ऐसा बंदा जो है वो पनिशमेंट का अधिकारी बनता है। इट इज़ कावर्डली एंड वाइल। तो कहते कि ये तो एक तरह का जो है काम एक तरह का
हम बोल सकते हैं कावर्डली है, मतलब कि डिस्गस्टिंग है, और साथ के साथ एक तरह का डरपोकता किसी की दिखाता है. नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट. तो कहते जो रिस्पेक्टेबल पर्सन है, रिस्पेक्टेबल मतलब जिसकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तो वो जो है कभी भी इसे नहीं देगा और ना ही उससे ज़्यादा कुछ करेगा. Yet Kipling had himself perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before. और कहते हैं कि अगर हम बात करें किपलिंग की, तो उन्होंने इस बात को कहने के थोड़े टाइम से पहले ही जो है वो खुद जो है वो एक मार्क ट्वेन का जो है खुद इंटरव्यू देखा था. H.G. Wells, in an interview in 1894, referred to the interviewing ordeal. तो क्या H.G. Wells, तो उन्होंने खुद जो है वो जब एक बार इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने खुद जो है इस कितना उनको दुख होता है इंटरव्यू देते हुए, वो ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया था. बट वॉज फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू, लेकिन फिर भी जो है वो फ्रीक्वेंटली बार बार इंटरव्यू देते. एंड 40 years later फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन. तो लेकिन 40 साल के बाद खुद वो जो है जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू ले रहे थे. सॉल बेलो, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprint on his windpipe. तो सॉल बेलू जो कि खुद who has consented to be interviewed on several occasions, और जो है वो कई occasions पर जो है कई सारी जगह पर जो है उनको इंटरव्यू के लिए जो है वो इंटरव्यू देते थे. लेकिन वो जो है उनका सोचना क्या था कि ऐसा लगता है कि कोई उनके गले में जो है विंड पाइप के ऊपर जो है गले में जो है उनकी सांस जो है वो रोक रहा है, मतलब अंगूठा रखकर उनका सांस घोट रहा है, मतलब कि वो इंटरव्यू देते हुए कंफर्टेबल फील नहीं करते थे. Yet, despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. लेकिन फिर भी जो है अगर हम इसके ड्रॉबैक्स को छोड़ें, तो फिर भी जो है अगर हम देखें तो ये कम्युनिकेशन का एक सर्विस वाला काम है, क्योंकि इससे लोगों को जो है उन लोगों के बारे में पता चलता है जिनको वो पसंद करते हैं, जिन तक वो खुद पहुंच नहीं सकते, और उनके बारे में वो जो है जान सकते हैं इंटरव्यूज़ के द्वारा. These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. तो अगर आज हम देखें कि हमारे कंटेम्प्रेरीज जो हैं वो डिफरेंट, जो हम चाहे पीएम ले लें, सीएम ले लें, या टीवी एक्टर्स वगैरह ले लें, मिलेनियर्स ले लें, जो भी हमारे आसपास बड़े और वीवीआईपीज़ हैं, तो उनका जो है अगर हमें देखना है, उनके बारे में जानना है, उनके बारे में पढ़ना है, तो इंटरव्यू जो है वो बेस्ट वे है. डेनिस ब्रायन हैज़ रिटन, तो डेनिस ब्रायन ने लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर. तो कहते जो भी हम तक जो दूसरे की हमारी सेलिब्रिटीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो वो उस आदमी के थ्रू, एक आदमी के थ्रू पहुंचती है जो कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है. बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यूअर होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस. और इसी के कारण जो है इंटरव्यू लेने वाला जो आदमी है वो एक ऐसा माना जाता है कि उसके पास बहुत ही बड़ी पावर है, और उसका जो इम्प्रेशन है, इन्फ्लुएंस है, वो इस पोजीशन में आ चुका है. तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है, और सेकंड पार्ट जो कि खुद एक जो है वो इंटरव्यू ली गई है. तो पार्ट 2, आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज, अम्बर्टो इको. तो अम्बर्टो इको के बारे में ये पूरी का पूरा जो है, जो पिंक कलर में आपको अपनी बुक में दिखेगा, तो वो सारा का सारा उस अम्बर्टो इको की इंटरव्यू है. तो उनका कहना था कि आई एम ए प्रोफेसर, कि मैं एक प्रोफेसर हूँ जो नॉवेल्स लिखता हूँ सिर्फ संडे को. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको. तो अम्बर्टो इको के बारे में ये एक एक्सट्रैक्ट है, ये उनकी इंटरव्यू के बारे में छोटा सा पार्ट है. द इंटरव्यूअर ऑफ मुकुंद पद्मावन फ्रॉम द हिंदू. तो इंटरव्यू लेने वाले जो थे वो थे मुकुंद पद्मानंबन.
तो वो द हिंदू जो हमारी डेली है, मतलब न्यूज़पेपर है, उसमें काम करते हैं. सो अम्बेर्टो इको, अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना in Italy, had already acquired a formidable reputation as a scholar for his ideas on semiotics. Semiotics मतलब study of science, literary interpretation and medieval aesthetics before he turned to writing fiction. तो अम्बेर्टो इको जो है वो ऑलरेडी उन्होंने जो है बहुत ही ज़्यादा एक तरह से वो फेमस हो चुके थे. एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे बोलोग्ना में, इटली में, और इनके बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर थे बड़े, और बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन की थी उनकी. और उनके आइडियाज़ जो थे सेमियोटिक्स के बारे में, मतलब जो साइंस की स्टडी होती है, डिफरेंट साइंस हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में, लिटरेचर वगैरह के, और मिडिवल एस्थेटिक के बारे में जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे. लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक texts, essays, children's books, newspaper articles, his written output is staggeringly large and wide-ranging. तो चिल्ड्रन बुक्स लिखी और फिक्शंस लिखे, एकेडमिक टेक्स्ट, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स, तो बहुत ही ज़्यादा उनका काम जो था लार्ज स्केल में था. In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of Rose, which sold more than 10 million copies. तो द नेम ऑफ रोज़ जो है 1980s में जो है वो लिखी गई, तो और बहुत ही ज़्यादा फेमस वो जो है उस हुई, और उसकी जो है 10 मिलियन कॉपीज़ जो है वो मार्केट में बिकी. उसके बाद जो है ये इंटरव्यू जो है मुकुंद ने लिया. तो मुकुंद उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, कि डेविड लॉज जो कि इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं और एकेडमिक हैं, उन्होंने एक बार कहा था, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही मीन्स इको डज. तो कहते मुझे ये समझ नहीं आता कि एक ही आदमी जो है वो इतने सारे काम जो है वो एक टाइम में कैसे कर लेता है, मतलब इको कैसे कर लेते हैं. तो अम्बेर्टो इको इस पर कहते हैं, मे बी I give the impression of doing many things, but in the end I am convinced I am always doing the same thing. कहते शायद मेरे काम का इम्प्रेशन ऐसा आता है कि मैं कई सारे काम करता हूँ, लेकिन लास्ट में मैं अपने आप को यही मानता हूँ, या मैं यही कन्विंस करता हूँ कि मैं सेम काम कर रहा हूँ. मुकुंद, विच इज़, कहते कौन सा, अम्बेर्टो इको. नाउ इट्स दैट इज़ मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, कहते ये बहुत डिफ़िकल्ट है बताना. I have some philosophical interests and I pursue them through my academic work and my novels. तो कहते मेरे फिलोसफिकल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, और मैं इनके एकेडमिक वर्क के थ्रू सारा करता हूँ, और मैं अपने नॉवेल्स भी जो है मेरा काम भी वैसा ही है. सो इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस. और कहते हैं अगर मेरी बुक्स भी देखी जाएँ बच्चों के लिए तो वो नॉन वायलेंस पर है और पीस पर है. यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट. तो वही कहें अगर कि सेम ही वर्क है, कि फ़िलासफ़िकल इंटरेस्ट है मेरा, एकेडमिक वर्क है, नॉवेल्स हैं, बच्चों के बारे में मेरी बुक्स हैं, तो ये सारी की सारी एथिकल हैं और फ़िलासफ़िकल इंटरेस्ट को शो करती हैं. एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, लेकिन फिर भी मेरे पास एक सीक्रेट है. डिड यू नो what will happen if you eliminate the empty spaces from the universe? Eliminate the empty spaces in all the atoms, the universe will become as big as my fist. तो कहते ये सारा एक सीक्रेट है. तो कहते हैं आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने यूनिवर्स में से खाली स्पेसेस को, खाली स्पेस मतलब कि बिल्कुल एम्प्टी जो चीज़ें हैं, उन जगह है, उनको अगर हम निकाल दें, एंड एम्प्टी स्पेस को हम एलिमिनेट कर दें, एटम्स जितने आसपास जहाँ पर नहीं है उन चीज़ों को एलिमिनेट कर दें, तो ये इतना बड़ा यूनिवर्स जो है वो मेरी एक मुट्ठी के बराबर जो है वो हो जाएगा. तो आज का चैप्टर हम यहीं तक करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय.